नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आप देख रहे हैं पहाड़ी पेंडा। आज हम चैनल में शुरुआत कर रहे हैं संवाद की, और इसमें हमारे साथ हैं ऐसी हस्ती जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाने का काम किया है। आप में समीर शुक्ला जी, जो कि सो हम हिमालयन सेंटर के नाम से खूब प्रसिद्ध हैं, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप पहाड़ों को किसी भी पहाड़ी से ज़्यादा ही अच्छे से जानते हैं। तो हम कुछ विषयों में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक मैदान से, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ सफ़र मसूरी में पहाड़ों पे तक कैसे पहुंचा, और आखिरकार आपने प्रधानमंत्री को टोपी कैसे पहनाई। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आशीष जी। पहाड़ी पैंडा के करता धरता, और मैंने एक बार कमेंट भी किया था कि एक मूविंग डायनामाइट आशीष जी से आज बातचीत होने जा रही है। तो आपका सवाल पहला क्या है वो बताइए, और हम फिर शुरू करते हैं अपनी बात को। पहले तो आपके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं कि एक हस्ती जिन्होंने मैदान से शुरू किया, वो एक क्यूरियोसिटी भी है हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पहाड़ी लोगों की क्यूरियोसिटी। इस सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा उन पक्षों को भी आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि मैंने अभी तक बहुत विस्तार से रखा नहीं, कभी कभी जिक्र किया जिसका जी। हम लोग अवध क्षेत्र में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जो है उससे आते हैं, मूल रूप से उससे आते हैं। हमारी कुल देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, और वो हमारा मूल स्थान है जहाँ से हम लोग यहाँ मसूरी की तरफ आए हैं। वो स्थान के बारे में जिक्र इसलिए जरूरी था मुझे करना कि अवध क्षेत्र से कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण बहुत पहले केदारनाथ में पुरोहित के रूप में आए थे। तो जो लोग मूल की बात करते हैं उन्हें मैं पहले बता दूं कि हमारा भी खूंटा गड़ा हुआ है केदारनाथ के अंदर, और हमारी पुरोहिती है। हाँ, हम लोगों ने 400-500 साल पहले आकर के भी, अगर शुक्ला है तो शुक्ला रहे, तिवारी है तो तिवारी रहे, हमने अपना नॉमेनक्लेचर नहीं चेंज किया, इसलिए हमें आज भी जवाब देना पड़ता है। तो उनके करीब 5 गांव गुप्तकाशी रीजन में, नाला, सांग, सुबधनी, रुद्रपुर, ऐसे करके गांव हैं। भणीग्राम में जो शुक्ला थे वो अपने को कोटियाल लिखने लगे हैं। तो ये जो कुछ भी कोट कर रहा हूँ वो बड़ी ऑथेंटिक गढ़वाली जाति पर लिखने वाली किताब, रमाकांत बेंजवाल जी की किताब में जो उद्धृत है उसको ही कोट कर रहा हूँ, ताकि किसी को ये न लगे कि मैं अपने मन से कोई बात कह रहा हूँ। तो ये है मेरा मूल जी। 1996 से पहले 11 साल मैंने कस्टम इंटेलिजेंस में जॉब किया, लेकिन चूंकि मुझे उस तरह का जीवन पसंद नहीं था, मेरी पत्नी को नहीं पसंद था, तो हम लोगों ने तय किया कि हमें हिमालय के अंदर किसी जगह पर अपने ढंग से एक नया कुछ करने के लिए जीवन में आगे बढ़ना है। ये एक विचार 1-2 साल खूब अच्छे से चला। ये सब बात है 94 से 95 के बीच, 1994 से 95 के बीच की। और चूंकि मेरा ननिहाल जो है जिला नैनीताल का है, तो इसलिए मुझे पहाड़ का खूब अच्छा अनुभव है। थोड़ी सी स्कूलिंग बिरला विद्या मंदिर नैनीताल की भी है। तो ये कुछ मेरी मेकिंग का हिस्सा रहे होंगे जिन्होंने ये ट्रिगर बनाया कि मुझे हिमालय की तरफ दोबारा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये था एक पक्ष। दूसरा था कि बाबा केदार से हम लोगों का एक विशेष लगाव रहा है बचपन से। हमारे ग्रैंडफादर जब केदारनाथ बद्रीनाथ समिति नहीं होती थी तो इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, जो कि एमएलसी भी होते थे। तो अपने ढंग के बहुत सारे कनेक्शन थे। उन सब की वजह से डेस्टिनी शायद मुझे मसूरी ले आई। जॉब छोड़ने के पीछे तो एक आध्यात्म था जो कि मेरा बुनियाद है। आज भी इस पूरी प्रॉपर्टी के तैयार होने से पहले शिव शक्ति मंदिर का निर्माण किया, और वो मेरी साधना स्थली भी है जी। उसे आप उस लेवल की तपोभूमि भी मान सकते हैं। तो बिना पुजारी की एक जगह है जो पब्लिक के लिए ओपन है जी। तो बुनियाद तो था अध्यात्म जो लेके आया, वरना 34 साल की उम्र में कौन छोटे से परिवार के साथ में एक ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़ता है और फिर जंगल चुनता है, तब जबकि यहाँ पर गांव खाली होकर के उन्हीं शहरों को लोग जा रहे हों। तो रिवर्स माइग्रेशन के एक ठीक ठाक सी स्टोरी के रूप में मैं आपके सामने मौजूद हूँ। बिल्कुल। तो जो पहली बात ये आती है कि क्या चीज है जो लेके आई, तो लेके आने वाली चीज है वो आध्यात्म थी जी। साथ साथ एक चीज और भी थी कि मुझे 10 to 5 जॉब नहीं करना है और कुछ नई चीज करनी है। ये एक बात मेरे अंदर थी। और ये मैं बता दूं कि जन्म जो होता है वो एक एक्सीडेंट है।
और उसमें आपकी चॉइस नहीं होती। हाँ लेकिन कर्म भूमि आपकी चॉइस की चीज होती है। बिल्कुल। तो जब हम कहीं पैदा हो जाते हैं, वो जगह हो सकता है हमें बहुत पसंद हो सकता है हम उसे झेल रहे हों। जी। ये किसी भी रीजन के बारे में बात कहता हूँ, तो उसके बारे में तो आपकी चॉइस नहीं। लेकिन कर्म भूमि जब हम चुनते हैं, तो हम अगर चुनने का अधिकार हमने स्वयं को दिया है जी। तो हम कर्म भूमि के रूप में जो जगह चुनते हैं उसमें ज्यादा ईमानदार होते हैं। बिल्कुल। जन्मभूमि होने के मुकाबले। बिल्कुल। क्योंकि जन्मभूमि किसी और ने चुनी थी और हम यहाँ पैदा हो गए। बिल्कुल। और यहीं पे कह दूं, अगर जन्मभूमि को चुनना इतना ही विलक्षण चीज होती तो हमारे यहाँ पलायन आयोग नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पलायन करके कहीं और नहीं जा रहे। यही चीज आपके मुंह से सुनना चाह रहा था मैं, और यही चीज मैं चाहता हूँ कि लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ग्रहण कर सकें, क्योंकि ऐसे समय में आज से शायद कितना समय हो गया आपको कस्टम्स में गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके? 25 साल पूरे कर चुका हूँ। यानी मेरी अपनी जन्मभूमि में अगर मैं अपना स्टे मानूं तो 18-20 साल है। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ जॉब ले गई वहां गया, और उसके बाद से अगर स्थिर होकर कहीं पे हूँ तो इस 25 साल से मैं इस जगह पे हूँ, हिमालय की गोद में। क्योंकि उत्तराखंड का एक वर्तमान हो चुका है ये कि लोग बाहर भागना चाह रहे हैं, और ऐसे समय में हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि नहीं, उत्तराखंड या पहाड़ों में तो सब कुछ है और उसी पहचान दिला रहा है। और आज के समय पर तो जितना आपने संजोया है, थोड़ा सा लोगों को सोहम हिमालयन सेंटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर समीर जी ने हर छोटी चीज़ या जो विलुप्त हो चुकी है, जिससे हमारे कारीगर, बुनकर या दैनिक जीवन में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा आप ही सोहम हिमालयन सेंटर के बारे में। फिर क्या हुआ, जब हम यहाँ आने के बाद में चूंकि मुझे अध्यात्म लाया, तो अध्यात्म ने क्या किया कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैंने सबसे पहले अपने जितने भी देवस्थान हैं उनको घूमने का एक सर्किट बनाया। अच्छा। कि हम सबसे पहले माँ गंगा के गोमुख गंगोत्री से शुरू करके चारों धाम के अलावा जितने भी अपने छोटे बड़े तीर्थ स्थान हैं, जितने भी देवालय हैं, उनको देखा जाए जी। तो उस प्रोसेस में पहले 8-9 साल के घूमने में मैंने ये पाया कि बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया को के सामने उस ढंग से नहीं आई हैं जैसे उनको आना चाहिए था। तो और बिखरापन भी बहुत ज्यादा था। हाँ जी, हाँ जी। जो चीज पहले एक जनजाति से दूसरी जनजाति को अलग करती थी, वो मैंने देखा एक जिले से दूसरे जिले को अलग कर रही है। यानी वो बिखराव, वो अलगाव हाँ जी दिखता था और दिख रहा है था उस समय पर, जिस समय हमने ट्रेवल करना शुरू किया। इसी बीच में 2000 में उत्तराखंड पॉलिटिकली अस्तित्व में आ गई। तो हमारी अपनी उस ट्रेवल को एक मीनिंग मिला कि किस तरीके से मैं उत्तराखंड में पड़ने वाले हिमालय को एक जगह पर दिखाने का काम करूं। अब चूंकि पत्नी ड्राइंग एंड पेंटिंग में पीएचडी हैं, तो इन्होंने ये शुरू किया कि जो भी चीज हम ला नहीं सकते उसे पेंट किया जाए। अच्छा, ये आप और आपकी पत्नी दोनों मिल करके कर रहे हैं? हाँ, हम अच्छा। दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी चीज ऐसी नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़ा स्टाफ रख नहीं सकते, संसाधन सीमित हैं, तो जितनी चीजें अपने आप की जा सके वही इसको आगे ले जा सकता था। और आज के मुकाबले उससे पहले उससे भी कम संसाधन जी। तो अपने जो हुनर हैं या अपनी मेहनत है, उसी के सहारे हम इसका सृजन कर सकते थे। हाँ जी। ये सोच करके ये शुरू किया गया कि हम जो चीजें ला सकते हैं अपने मीन्स में उन्हें इकट्ठा करें, जो चीज नहीं ला सकते उन्हें पेंट करके एक सेक्शन बनाया जाए, फोटोग्राफ किया जाए, और चंपावत से लेके उत्तरकाशी तक जी कम से कम जो हमारी संस्कृति की खास बुनियादी चीजें हैं जो बहुत तेजी से विलुप्त हो रही हैं, इनको संजोया जाए। वो चाहे बर्तन हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कपड़े हो, आभूषण हो, भवन शैली की चीजें हो, कुछ भी हो। तो इन जैसे कि ये तिबार भी हम इसमें देख पा रहे हैं, पीछे लगा हुआ है। ये हाँ कोई हाँ 15-1 साल पहले सबसे पहले मैंने ये तिबार कहीं से प्रोक्योर अच्छा, किया और फिर ला करके यहाँ पर इसको असेंबल किया। जबकि गांव में यही तिबार वगैरह जब हम नए घर बना रहे हैं तो इसे हटा दे रहे हैं या फेंक दे रहे हैं। सबसे पहले जब मैंने इसको लिया था तो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अच्छा। जिनसे लिया था, नाम नहीं लूंगा, वो मकान भाई भाई में बट रहा था। अच्छा। और कोई एक भाई दूसरे को देने को तैयार नहीं था। मतलब 20 से काट देंगे लेकिन हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। अच्छा। तो ये तिबार इस वजह से यहाँ आ गई कि दोनों को एक दो में नहीं बट पाई। तो संजो लेते हैं। इस चक्कर में लाने में देर करी, तो इसमें ऊपर की क्षैतीर हुआ करती थी, वो जाड़ों में जला करके ताप लिया गया उसको। अच्छा। तो इस तरह से बर्बाद होती चीज का ये पहला एक जो रेस्टोरेशन है उसका ये एक एग्जाम्पल है तिबार। ऐसा एक तिबार हमारे नीचे मंदिर में लगा हुआ है, एक रोड साइड पर हम कुछ और बना रहे हैं वहां लगाया हुआ है। तो तिबार
लाने के अलावा अगर हम और कहीं की जब हम वुड क्राफ्ट को देखते हैं तो वो या तो वो बर्बाद हो रहा है या उसके ऐसे पैसे मांगे जाते हैं जो हम दे नहीं सकते। तो उसकी हमने भवन शैली की एक अलग दीर्घा बनाई हुई है अपने म्यूजियम के अंदर, जिसमें कि अगर मैं कहूँ कि गरब्यांग गांव से लेकर के और कोटी बनाल तक के जितने भी हमारे स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चरल टाइप हैं हम उनको उसमें संजो रहे हैं फाइबर कास्ट के मॉडल्स के लिए। मैंने तो ये भी देखा कि आपको जो कुछ भी पड़ा पत्थर पुत्थर आपने तो वो भी जोड़ा, उसका क्या रोल है? है क्या कि जब आप एक नजर बन जाती है कि हर वो चीज जो हमारी ग्लोरी को बता सके उसको हमें यहाँ संजोना है। क्योंकि एक यहीं पे मैं जिक्र कर दूं, हमारी उत्तराखंड के अंदर वैसे तो सब जगह इमोशनल स्टोरीज पे फोक सॉन्ग होते हैं, पर हमें अपनी पीड़ा गाने का एक अलग सुख है। बिल्कुल। हम दुनिया को पीड़ा बताते रहेंगे तो कोई क्यों हमारे पास आएगा? हो सकता है टिश्यू पेपर भेज दे, हो सकता है हमारी एक किताब खरीद ले, लेकिन सारी दुनिया आकर्षित होती है आपकी ग्लोरी से, आपकी ग्लोरी। तो ग्लोरी को दिखाने का तरीका ये होता है कि हम अपनी अच्छी गाथाओं को, हम अपनी अच्छी इमारतों को, हम अपनी अच्छी चीजों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, ताकि पर्यटन की दृष्टि से या एकेडमिक उससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। तो उसको दिखाने का एक बहुत सशक्त माध्यम मैं मानता हूँ म्यूजियम को। हाँ जी। क्योंकि वो एक छत के नीचे आप बहुत सी चीजों को किसी एक टूरिस्ट को या विजिटर को दिखा सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले ये एक कमरे से शुरू की हुई स्टोरी है जो आज की डेट में अब ठीक ठाक फैल गया है। हमारी रहने की जगह अब कम हो गई है और म्यूजियम बढ़ता जा रहा है। तो जब हमारे पास संसाधन होते हैं हम एक सेक्शन ऐड करते हैं और जो उस बीच में हमने संकलित किया होता है उसको वहाँ शोकेस करते हैं। तो इसमें एक सेक्शन अभी पेंटिंग का है, एक आर्टिफैक्ट का है, एक फोटोग्राफी का है, एक मिसलेनियस चीजों का है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पांडुलिपियां हो, चाहे वो डाक उसका पोस्टल सेक्शन हो, चाहे वो हर्ब्स एंड स्पाइसेस हो, या और भी बहुत कुछ। और अभी भी पाइपलाइन में ऐसे आधा दर्जन सेक्शन बनने की गुंजाइश है अभी। वो हम देख ही रहे हैं कि कुछ न कुछ आप हर टाइम कुछ ऐड करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि छोटी सी छोटी बातों को लेकर भी, और एक बहुत महीन सी जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि जिन चीजों को, मान लीजिए हमारा गांव का मंदिर ही है, पुराने आर्किटेक्चर का हो, हम उसको फेंक करके उखाड़ देते हैं, लेकिन वो सब चीजें हमें उसकी थोड़ा सा झलक यहाँ सोहम हिमालयन सेंटर में दिख रही है। उत्तराखंड राज्य बनने और न बनने, पहले और बाद की कहानी। अभी चुनाव भी थे तो थोड़ा चर्चा भी है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है उत्तराखंड के, खासकर पहाड़ी मैदान तो खैर करते हैं अपनी जगह पर, पहाड़ों में बदलाव देखा है? पहाड़ों में बदलाव कुछ आए हैं और कुछ बदलाव बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए, क्योंकि एक होता ना क्रिटिकल होना एक आदत, बहुत ज्यादा निराशावाद भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती। और जब भी हम कोई चीज लाते हैं तो उसकी प्राइस पे करनी ही पड़ती, सारी दुनिया पे करती है। हमारे को किसी नई चीज को लेने में बहुत ज्यादा हिचक है और हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने लगते हैं। ये एक अजीब सी प्रॉब्लम है हमारे समाज के साथ में। उसके 2-3 रीजन ये हैं कि शायद जीवन में बहुत संघर्ष रहा हो। इसको भी मैं पूरे नंबर नहीं देता, क्योंकि जीवन में संघर्ष हिमालय के एक कोने से दूसरे कोने तक सब जगह है। बिल्कुल। और बहुत जगहों पर संघर्ष और परिस्थितियां भी हिमालय की अमूमन एक जैसी हैं, चाहे वो इकोलॉजी की हो, चाहे वो उसका नेचर की हो, या कुछ भी हो, वो सब एक जैसी हैं। बल्कि कुछ मामलों में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पावर है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। जहां पावर भी कम है और लॉ एंड ऑर्डर की भीषण प्रॉब्लम है, वो हमसे अच्छा प्रगति किया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है। मुझे वहां की प्रगति ज्यादा ठोस और ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ी। फर्क बता दूं यहीं पर, अगर हमारे यहाँ 4 लेन रोड बनी तो हमने पहले रोना रोया कि इसके वजह से हमारा पहाड़ कट गया, जो कि उनका भी कटा था। बिल्कुल। वहां भी नुकसान हुए हैं और रोना गलत बात नहीं है, पर उनका जो तरीका उसको कंपनसेट करने का और उसको ठीक करने का है, वो उतना ही ज्यादा मजबूत और उतना ही ज्यादा उनका मुझे अच्छा लगा। मतलब उसमें इतनी एनर्जी है जो हमारे पास नहीं है। जैसे उनके यहाँ 4 लेन रोड बनी, पहाड़ कटा तो उन्होंने बार फुटिंग पे बांस बो दिया ताकि वो जगह हरी हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने 1989 में भी विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट पूरा, और मैं अभी 2021 के दिसंबर में भी था। तो वो तो है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम इकोलॉजी को रोएंगे, हम कभी अपनी इकोलॉजी को ठीक करने के लिए अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, और
हम पूरी रोड के किनारे कॉलम लगा लगा करके टीन के खोखे बनाएंगे, जो कि एक नए ढंग का चैलेंज हमारे लोगों को देता है। तो हम गवर्नमेंट भी आधा काम कर रही है, लोग भी उसके साथ साथ आधा ही काम कर रहे हैं। हम अगर कहें कि हमारे नेता या हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तौर से ईमानदार नहीं है, तो है आम आदमी भी पूरी तौर से ईमानदार नहीं। हमारे भी कुछ स्वार्थ हैं, कहीं पर कुछ स्वार्थ हैं। और मैं सच मानूं, अगर मैं एक छोटे स्वार्थ के साथ में जी आज वोटर हूं, कल सभासद हूं और परसों गलती से मंत्री बनूंगा, तो इसी फितरत के साथ को मैं इनटू 100 टाइम्स वहां पर कर रहा हूं। अप्लाई करना बिल्कुल। तो हम मतलब भ्रष्टाचार की थोड़ा सा बात करें तो हम दूसरे पे, लेकिन अपने बारी जब हम पे आती तो हमें कमी नहीं छोड़ते हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छे सिविलियन के तरीके से अपनी जगह को संजोते हैं। जब तक हम वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तब तक पूरे उत्तराखंड की पिक्चर वो वाली नहीं बनेगी जिसका हम सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। मतलब प्राइस आपने उत्तराखंड की तुलना नॉर्थ ईस्ट से की है, जो वास्तव में है, क्योंकि पहाड़ों का संघर्ष तो है कि वो मेन स्ट्रीम से कटा है, वो जनजातियों की जगह है, पर हमारी बहुत गलत, मतलब हमारी अवधारणाएं बहुत उल्टी सीधी हैं। जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक आप देख नहीं पाएंगे कि उतने ऑड्स में उन्होंने बहुत सी चीजें हमसे बहुत बढ़िया करी। क्योंकि वो एक चीज बहुत सही बोली आपने कि गीत गाना, अपने संघर्ष का रुदन करना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये कि हम ग्लोरी का कोई गाना अपना उसको हम आगे रखें। अगर रुदन करें तो उससे लेसन लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रुदन कर रहे हैं तो रुदन नहीं होना चाहिए, हम उससे लेसन ले कि हमको आगे क्या नहीं करना है, कि मुझे दिन देखना ना पड़े। और ग्लोरी इसलिए होती है ताकि लोग हमको इज्जत से देखें। बिल्कुल, लोग हमको गर्व के साथ देखें और लोग हमारी इज्जत करें। नहीं तो उत्तराखंड का इतिहास भी तो रहा है, यहाँ पर काफी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो चीजें कहाँ खो गई। वो मतलब उससे हमने उस ग्लोरी से हमने पलायन क्यों कर लिया? ये जो कालाडी में बैठे हुए आदि शंकराचार्य को आकर्षित करके यहाँ उस समय पे लाया होगा, तो कुछ तो बात रही होगी ना इस हिमालय के इस रीजन में। तो अगर तब से ये बात थी, तो फिर हमने उन चीजों को क्यों नहीं उस लेवल पे ग्लोरीफाई किया? क्यों हम सिर्फ 4 धाम की रोटी खा रहे हैं जी? क्यों हम बाकी जो हमारे देवस्थान है उनको हम उस स्तर पे नहीं ला पाए, ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी में भी वो इजाफा कर रहे होते? अगर माना हम ये मान लें कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन ही है, जी तो क्यों नहीं कर पाए? उत्तराखंड के बारे में सबसे ज्यादा क्या लुभाती है आपको बात? यहाँ का संगीत, यहाँ के लोगों का रहन सहन, घर हो गया या बाकी चीजें दैनिक जीवन? सबसे पहले तो मुझे यहाँ का अध्यात्म लुभाता है, जो मुझे यहाँ लेके आया था। कुछ तो बात है यहाँ पर कि तमाम ऑड्स के बावजूद भी एक बात है जो इसको विशेष बनाती है, वो है इसका नंबर 1 पॉइंट। उसके मुकाबले पर और कोई भी चीज नहीं मानता। हाँ, उसके बाद में क्या है कि जब आप किसी चीज के अंदर उन तत्वों को देखें जिन पर संस्कृति बनती है, मैं उसको रिपीट अभी यहाँ भी कर दूं, जिस पर मुझे एक अलग से कभी कोई चाहे बातचीत करनी है या कोई करना है। मेरे यहाँ एक दिक्कत है अपने उत्तराखंड के अंदर कि हम लोग की संस्कृति माइक तक रह गई है। सिर्फ हम व्याख्यानों तक नहीं, व्याख्यान सिर्फ हम जिसने माइक उठाकर कोई गीत गा दिया, मैं गीत के टाइप पे बोलूंगा तो हो सकता है कोई मुझको लेबल कर दे कि आप एक्स को या वाई को पॉइंट आउट कर रहे हो। उस चक्कर में क्या हुआ, हर बच्चे ने सोच लिया है कि मैं एक फोक्स के नाम पे कुछ गाऊंगा तो मैं संस्कृति का रक्षक दिखाई पड़ूंगा, जबकि संस्कृति दसियों चीजों में बसती है। इस चक्कर में हुआ क्या कि संस्कृति के लिए हर बात गानों की तरह चारों घूमती रह गई। उसके दूसरे पक्ष जो है अनदेखे हो गए, छुपे रहे, और उनके अनदेखे होने से क्या हुआ, उनसे जुड़ी हुई चीजों का ह्रास होता चला गया। हाँ जी। मेरा मानना है कि भोजन, भवन, भेष और भाषा संस्कृत करे इन्हीं में वासा। यानी भोजन में वास करती है संस्कृति, भेष का मतलब आपकी कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, ये वो इसमें करती है, भवन का मतलब हमारी आर्किटेक्चर में करती है, और भाषा का मतलब चाहे भाषा में गीत हो, चाहे गद्य हो, चाहे बोलचाल हो, चारों चीजें मिल करके हमारी संस्कृति बनाती है। हमारे यहाँ हुआ क्या कि वो सिर्फ गीत संगीत वाली चीज पर सारा फोकस हो गया, और ये 3 पक्ष जो है हमारे पीछे चले। इसके पीछे जाने से लोगों ने अपनी चीजों को देहाती या गांव का कह के वैल्यू करनी बंद करी। उन पर काम करने वाले कारीगर का कोई पुरसा हाल ही नहीं रहा। आज की डेट में हमें अच्छी बात है किसी को मिल रहा है, अगर ढोली को मिलता है तो बढ़ई को क्यों नहीं मिलता? बढ़ई को आप कामगार देखते हैं, उसको आप संस्कृति का रक्षक क्यों नहीं मानते हैं? तो लकड़ी के बर्तन वो बनाता था, ये सारी काष्ठ कलाएं उन्हीं की देन। तो
क्यों हुआ? क्योंकि सारा फोकस हो गया माइक पे लेकर के, स्टेज पे खड़े होकर के गाना भंडार जागर गीत ये वो सब करने, नाचने गाने पर ज्यादा ध्यान है, बाकी सब चीजें पक्ष छूट को गई। इतना बड़ा कर दिया हाँ जी, गया हाँ जी। कि बाकी पक्ष जो है अनदेखे हुए और उसका प्राइस पे कर रहे हैं उससे जुड़े लोग, उससे जुड़ी संस्कृति। अच्छा, जैसे इसी चीज से अब हम थोड़ा सा मुख्य विषय की ओर आते हैं कि आजकल ही चुनाव के दौरान ही हमने देखा कि हुआ वो अचानक, लेकिन मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा बन गया क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ समर्थक होते हैं तो किसी चीज़ के कुछ विरोधी भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इस वर्ष जो टोपी पहनी वो पहाड़ी टोपी पहनी, और उस टोपी का श्रेय उसमें ब्रह्म कमल लगा है, और वो जो हमारी पहाड़ी पहचान उसको माना जाता है एक लंबे समय से, उसका श्रेय कहीं ना कहीं समीर शुक्ला जी को जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को रखा और थोड़ा सा ग्लैमर भी दिया उसको। तो अब हम बात करते हैं कि उस टोपी तक कैसे पहुंचे आप, और वो आज के समय पे हर कोई, मैंने देखा है कि एक पहचान देना, मोदी जी ने वो शायद हमारे जो दिवंगत CDS थे रावत जी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर वो पहनी थी, और इसी बहाने ही सही, लेकिन हम लोग, एक कन्फ्यूजन भी था, उस पर भी हम बात करेंगे कि पहाड़ी टोपी, गोल टोपी या फिर ये जो नेता टोपी जो थी, इस पर बात करें। तो सबसे पहले बताइए कि पहाड़ी टोपी तक कैसे पहुंचे आप? जब मैंने पहले कहा ना कि संस्कृति पे काम करने का मतलब ये नहीं था कि मुझे कुछ चीजें सजा देनी है, लोग आके देखें और वाह वाह करके चले जाएं। संस्कृति का मतलब ये होता है कि जो चीजें हमारे यहाँ चलन में हैं या चलन से थोड़ा थोड़ा बाहर हैं या हाशिए पर हैं, उन चीजों से कुछ ऐसा निकाला जाए जो हमारी पहचान बने। जैसे आप मसूरी की मार्केट में जाएंगे तो आप अपने घर क्या ले जाएं, हर टूरिस्ट का ये कहना होता है। तो हमें उत्तराखंड में देने के लिए क्या है, तो मैं पाता हूँ हमारी मार्केट में कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसा हर स्टेज पे मुझे दिखा। तो हम लोगों ने म्यूजियम के साथ साथ क्रिएटिविटी का एक अलग सा अपने लिए एक लिया, कहने संकल्प लिया कि हम हर स्तर पे काम करेंगे ताकि यहाँ से जब कोई जाए तो हमारी पहचान लेके जाए। जब कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक मैं घूमता हूँ तो मैंने पाया कि हर स्टेट के अंदर इंसान को देखते आप समझ जाएंगे कि ये वहाँ से। बिल्कुल। डोगरी टोपी को देख के बता दूंगा कि ये सब डोगरा रीजन से कश्मीर के हैं। लाहौल स्पीति जाऊंगा तो लाहौल स्पीति की टोपी कुल्लू की टोपी से अलग है, कुल्लू की टोपी किन्नौरी टोपी से अलग है। तो जब मैं पूरे हिमालय पे घूमता रहा तो मुझे लगा कि सबके पास अपनी एक डेडिकेटेड कैप है रीजन के हिसाब से, जबकि हमारे उत्तराखंड के अंदर हम ऐसा कह पाने की पोजीशन में नहीं थे कि ये कैप हमारे उत्तराखंड की कैप है या उत्तराखंड के इस रीजन की कैप है। मैंने देखा कि हेरिटेज में क्या दिखा कि भाई काले रंग की 3 अंगुल चौड़ी टोपी आमतौर पे गढ़वाल रीजन में है। कुमाऊं में काला रंग नहीं होता था, वहाँ व्हाइट और या कोई हल्के रंग होते थे, हल्का ग्रे हो गया होता था। काला रीजन के लिए एक लॉजिक जो मुझे दिया गया और जो मैंने पढ़ा भी कि भाई प्रजामंडल पार्टी ने विरोध के रूप में एक चीज को लिया था। श्रीदेव सुमन जी भी वो टोपी पहनते थे। जी। तो उस तरीके से ये ब्लैक कलर चला। तो मैंने ही पाया कि कॉमन ढूंढनी जाए चीज ना, क्योंकि बहुत जल्दी आप जैसे किसी चीज पे हाथ रखेंगे तो कहें भाई ये जौनसार का है, ये गढ़वाल का है, ये कुमाऊं का है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क ये था कि कॉमन क्या है। तो मुझे लगा कि भाई कम से कम एक चीज है कि नाव की टोपी पूरे उत्तराखंड के मेन लैंड पे किसी न किसी रूप में पहनी जाती है। बिल्कुल, नाव के शेप की हाँ जी ये टोपी है। तो कम से कम एक बात तो ये हो गई कि ये गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ता है, शेप एटलीस्ट शेप जोड़ता है। फिर मैंने देखा कि भाई ठीक है, ये गांव में बुजुर्ग लोग पहन रहे हैं और देहाती लोग पहन रहे हैं या बूढ़े लोग पहन रहे हैं या किसान पहन रहा है, यानी जो थोड़ा सा रूरल वो है। हाँ जी। और बाकी जगह पर सिर्फ सेरेमोनियल उस वक्त पे किसी ने लगा ली, फोटो शूट हो रहा है, उस समय उन्होंने इस चीज को कर लिया। और मेरा मानना ये है कि लोकप्रिय वही होती है जो युवा पसंद करता है। ये एक बात मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है। किसी भी चीज को अगर युवा पसंद करेगा तो वो चीज ट्रेंड करेगी और वही चीज पूरे से फैल भी जाएगी। थोड़े दिन के बाद में वही युवा हो सकता है अपने पिता को प्रेजेंट करे या कुछ करे, ऐसे बढ़ वो तो खैर पिछले 1 महीने में हम 1-2 महीने में देख रहे हैं कि क्या तेज बदलाव आ गया है। तो हुआ क्या है कि मुझे लगा कि इसी टोपी को परंपरा मुझे कैसे पकड़नी, परंपरा से अलग बात नहीं करनी है। हेरिटेज ये बताती है कि हमारे पास नाव के शक्ल की टोपी होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस पर अलग भी आऊंगा। जब मैंने नाव की शक्ल की टोपी बनाई या इसको थोड़ा सा ट्रेंड करने लायक इस पर कुछ काम किए तो मुझसे और क्या सवाल हुए थे।
तो हुआ ये कि हाँ, इस पहाड़ी टोपी पर विस्तृत रूप से आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि ये काफी चर्चा में है। तो क्या हुआ कि जब ये टोपी मैंने इस कॉमन उसमें देखी कि हाँ ये चीज हेरिटेज में चल सकती है, तब फिर हम लोगों ने काफी काम किया कि इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो रिजेक्ट होगी। हाँ जी। सिर्फ ऐसी है तो युवा पसंद क्यों करे, वरना अब तक चल रही होती। हाँ जी, हाँ जी। तो हल्का सा ट्रेंड किया इस पे, कम से कम इस पर कोई चीज ऐड करी जाए लेकिन इसमें ग्लैमर आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ट्रेंडी लगे, पहनने में एटीट्यूड लगे, ये बात आ जाएगी। महिलाएं भी पहन रही हैं, महिलाएं कैसे पहनने लगी इसे? मैं बताऊंगा। तो हुआ ये कि जब फिर ये पट्टी ऐसे लगा वैसे लगा करके, जब हमको लगा कि नहीं सिंपली ऐसे लगाने से इतने से इसमें एटीट्यूड आ रहा है। अच्छा। फिर चूंकि मैंने कहा ना कि शिव भक्त हूं तो सारी बात वहीं घूमती है, तो फिर मैंने चुना कि कोई ऐसा इसके ऊपर हमारा शुभ चिन्ह होना चाहिए जो कि शुभ भी हो और हम फक्र से देखते हो। बिल्कुल। और उस पर कोई पॉलिटिक्स भी ना हो, मतलब एक मत सब लोग हो जाएं। मत हो जाएं, चाहे डर की हो जाएं, चाहे हाँ और लोग कर रहे हैं उस वजह से हो जाए, चाहे श्रद्धा से हो जाए, लेकिन हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति से चुनी हुई चीज सबसे न्यूट्रल होती है। तो फिर ब्रह्मकमल मैंने लिया। यहीं पे बता दूं कि 1997 से 2005 का हर सावन मैंने केदारनाथ में काटा है। अच्छा। 10-10, 15-15 दिन रुक करके श्रावणी पूजा के लिए। अच्छा। तो मेरा एक बड़ा अजीब सा कनेक्शन केदार जी बाबा के साथ है, और उस समय एक ही चीज चढ़ती है वहां पर, ब्रह्मकमल। तो वो दिमाग में था, तो मैंने उसको डिजाइन किया, लोगो बनाया, पहले हैंडमेड बनवाए, फिर मशीन पे बनवाए, और उसको उसके मोटिव की तरह उसमें इस्तेमाल किया कि साहब ये हो जाए और इतने से ये टोपी में ट्रेंडी वो आ जाता है, लुक आ जाता है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने देखा कि बाकी सारे हिमालयी राज्य में महिलाओं की डेडिकेटेड कैप है अलावा उत्तराखंड के। बिल्कुल। हाँ। हम लोग डाटू बांधते हैं, लेकिन हाँ, कैप वो नहीं है। टालखू या डाटू जो बोलते हैं वो टर्म में। हाँ जी। लेकिन हमारे पास कैप नहीं। तो अगर हर जगह समानता की बात होती है तो यहाँ क्यों नहीं? तो उसके थोड़े दिन पहले हम लोग, और जबकि उत्तराखंड का समाज तो मातृसत्तात्मक टाइप का है, यहाँ पर तो सब जगह है। हम कहते जरूर से ज्यादा हैं। हम लोग कैसे कहते हैं, हम यहाँ पे एक कटाक्ष करना चाहेंगे। जब रोपणी हो रही होती है तो औरतें लाइन से रोपणी कर रही होती है, बंदा बैठा हुआ हुड़का बजा रहा होता है, मेहनत का काम होता वो तब भी नहीं कर रहा होता है। तो जबकि क्या है, मेरे हिसाब से इसमें मेरा थोड़ा सा वो रहता है कि पुरुषों के हिस्से पहाड़ों में वो काम आया है जो पहाड़ जैसे है, ऐसा नहीं, भले महिलाओं का उससे भी टफ है। मैं बता दूं, महिलाओं आर्थिकी तब मजबूत होती है जब दोनों लोग बराबर से काम कर रहे होते हैं, और जिन रीजन में आदमियों ने अपने काम पकड़े और औरतों ने भी अपने काम पकड़े, वो हिस्से आज भी समृद्ध ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। मैं उनको लिए क्रिटिकल नहीं हूँ भाई, चाहे बाजार जाना हो, चाहे फौज में काम करना हो, चाहे मेहनत की और काम करने हो, जहाँ वो आदमी वो कर रहे हैं वहाँ की आर्थिकी आप अलग से देख सकते हैं कितनी ज्यादा फर्क है जो रीजन बैकवर्ड रह गए उनके मुकाबले। तो मेरा मानना ये है कि दोनों को बराबर से काम करना है, तब जाकर के हम किसी चीज, क्योंकि यहाँ पर टोपी पुरुष को पहननी है तो महिला को भी पहननी है। क्योंकि है क्या, जब बहुत मैंने इंटीरियर के गांव देखे, हिमाचल की मैं ले लूं, चूंकि हम लोग हर चीज में हिमाचल से तुलना करते हैं, तो लाहौल स्पीति के अंदर कैप होगी, अगर 5 फूल लगे हुए तो महिला की कैप है, सेम कैप पे 3 फूल लगे हुए पुरुष की है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जब मैंने देखे तो मैंने कहा कि जब इन सब जगहों पर ये भी मात्र शक्ति और मात्र सत्तात्मक जगह हैं। उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट में खासी औरतों में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, आदमी सिर्फ सपोर्ट करते हैं। अच्छा। इससे ज्यादा मात्र सत्तात्मक है वो वहाँ की जगह। उसके बावजूद हम कह ज्यादा रहे उतना है नहीं। हमारे यहाँ बहुत से रीजन में औरतें खेत पर भी हैं, घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, घसेरी भी है। हाँ है। तो जहाँ पर इतना लोड आएगा वहां पर वो चीज क्रम्बल करती है। बिल्कुल। तभी शायद बहुत सी नई लड़कियों ने पहला मौका लगते ही गांव छोड़ा भी होगा। हाँ, एक पलायन की एक कंडीशन ये भी है। यहाँ पे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि आप जब तक आप लेबर को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक उस जगह की आर्थिकी बढ़िया नहीं बनती। बिल्कुल। तो फील में भी वही चीज आनी चाहिए, ये नहीं कि औरत जो महिला है वो
संस्कृति दिखाने के लिए उसका नथ पहनना जरूरी है, जबकि आदमी जीन्स के ऊपर त्योखा पहन करके ढोल बजाएगा, वो जीन्स पहनेगा है। तो सारी संस्कृति को लेके चलने का काम सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पुरुषों का भी है। तो ये बातें बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है, तो इससे जानी चाहिए सब जगह पर। अगर हमको आर्थिकी मजबूत करनी है और सही मामले में महिला शक्ति का सम्मान करना है, तो छोटी छोटी चीजें ऐसी जो आप उनको इनकॉर्पोरेट करके चलिए ताकि उन्हें सुख मिले। तो अभी पहाड़ी टोपी को लेकर, पहाड़ी टोपी तो क्योंकि दर्शकों को मैं ये जरूर बता दूंगा कि समीर शुक्ला जी पहाड़ी टोपी तो एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल व्यक्तित्व हैं। तो उसके अलावा भी आप क्या सोहम हिमालयन सेंटर की तरफ से ही बोलिए या आपकी व्यक्तिगत क्या भविष्य में रणनीति है उत्तराखंड और पहाड़ों को लेकर खासकर? हाँ, पहले तो बता दूं कि 9 नवंबर 2017 को मैंने ये टोपी लॉन्च करी थी फॉर्मली। अच्छा। और 2022 है, तो इस इतने दिनों में भी ईश्वर की दया से सारे ही मुख्यमंत्री, बहुत से बॉलीवुड के लोग और सबसे पहले हमारे जनरल रावत डोवाल जी, सब लोग जैसे लोग जिनको हम लोग देख करके इंस्पायर होते हैं, या जिनको देख करके हम अक्षय कुमार ने भी पहनी है। अक्षय कुमार तो उस कड़ी में सबसे आखिरी उस पर देखता हूँ। हाँ। तो लेकिन उससे ज्यादा मैं श्रद्धा से उन लोगों को देखता हूँ जब मुझे कोई नहीं पूछता था, मुझे किसने पूछा। बिल्कुल। तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वो नाम उन लोगों के लिए। तो वहां से सफर शुरू हुआ जो जाकर 26 जनवरी को, जिसने एक ऐतिहासिक रूप लिया कि राजपथ के ऊपर अगर हमारे प्रदेश की बनी हुई एक चीज जो सोहम हिमालयन सेंटर से निकली और वहां सजी, और आज की डेट में अगर वो सर्वमान्य होने की गति पकड़ रही है, तो इसको मैं उत्तराखंड के लिए ये मान लेता हूँ कि मेरा आना सफल हो गया, मेरा बसना सफल हो गया। और राजनीति भी टोपी पे कि कुछ लोगों को जिन्हें पता नहीं था कि किस कारण से प्रधानमंत्री ने पहनी है, वो लोग कुछ गुमराह थे मान लीजिए, कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं विरोध और समर्थन के, लेकिन जबकि इसमें यही था कि एक राय सिर्फ यही बात थी कि पहाड़ की जो पहचान है उसको कहीं पर रखा गया, किसी माध्यम उसको मिला। और उसके बाद मैंने भी ये बदलाव देखा कि आप आजकल शादियों की सीजन थी, तो सबसे पहले तो जहाँ खाने के लिए भीड़ टूटी हुई थी, मैंने वहीं देखा कि टोपियां जमकर दिखी। पुरुषों ने, महिलाओं ने चलन, तो ये एक पहचान होती है जो प्रधान अब बहुमत से चुने गए नेता ने अगर वो पहनी है तो वास्तव में CDS रावत हमारे यही पहनते। उन पर भी राजनीतिक रूप से कई बार टोपी को लेकर के टिप्पणियां हुई थी, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य राजनीतिक वार्तालाप नहीं है। हिमालय सेंटर का जो हमारी रणनीति है, एक तो ये है कि अगर कोई भी चीज पॉपुलर होती है तो हम इतना जरूर चाहेंगे एटलीस्ट अपनी संस्कृति विभाग या पर्यटन या जो हमारे नेतृत्व हो कि उसकी स्पीड को बनाने में और उसको वाकई में किसी व्यवसाय में तब्दील करने में अपना एक हेल्पिंग हैंड हमें दें। किस मामले में? मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज क्रिएट करी, उसको पॉपुलराइज किया है, तो सिर्फ मेरी वो सर्विसेज ले लें, मुझको फाइनेंस नहीं करें। हाँ जी। मतलब वो चीज एक इंस्टीट्यूशन बन जाए जी। उस भर हमको सपोर्ट दें, क्योंकि अगर मैंने अपने संसाधन से 2 टेलर से शुरू की गई बात 10 टेलर तक पहुंचा दी, उसके हैंडवर्क करने वाली महिलाएं अगर 2 से 10 हो गई हैं, तो अगर इतने लोगों को रोजगार सिर्फ इतनी बात से मिल सकता है, तो हम इसी एक चीज से एक ठीक ठाक सा रोजगार सृजन कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी तक हमारे यहाँ के परिधानों पर अजमेरी गोटा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और जितने भी गोटे आते हैं वो हमारे राजस्थान के पास से और गुजरात के पास से बन के आते हैं, जिनका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, लगते हैं। हमने करीब 9 डिजाइन उत्तराखंड सेंट्रिक गोटे तैयार किए हैं अपने। हम लोग चूंकि आर्टिस्ट हैं या कह लीजिए आर्ट में बेंट है, तो हर उस चीज को सिर्फ उत्तराखंड एंगल से देखने की आदत पड़ गई। हाँ जी। हाँ। तो अब उन गोटों की मांग हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक के घाघरे लहंगे के ऊपर, उसके डाटू पे, उसके कुर्ते या सूट पे वही डिजाइन दिखे, ताकि एक तो अपनी अस्मिता के लिए जो चीज है वो चीज देख करके अच्छा लगता है कि भाई क्षेत्रीय प्राइड जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर काम कर रहे हैं। एक वो सीरीज है, बहुत से गिफ्टिंग आइटम है वो बना रहे हैं। बनाने के पीछे एक तो स्वार्थ ये है, या कह लीजिए एक उसके पीछे प्लान ये है कि हमारा सारा प्लान जो है, जो भी कुछ देखेंगे आप या देख रहे हैं, वो सेल्फ फंडेड है। हमें 1 रुपए का भी किसी से वो नहीं है, हेल्प नहीं है। तो हमें आखिर इसको बढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? पहले हम पैदा करेंगे, खाएंगे, और जो बचाएंगे उसको हम लगाएंगे। तो इतना छोटा सा मॉडल है, इससे हम इस चीज को यहाँ तक लेके आ पाए हैं। अब या तो
हम फ्री हैंड मिल जाए कि हाँ कोई हमें ऐसे फंड्स हो जिसकी वजह से मैं वो वही ध्यान दूं, ये टेक केयर ये हुआ। वास्तव में जैसे आप ऑब्वियसली आप स्थानीय बुनकरों की भी आप इसमें जो टोपी हो गई या ये हो गया उसमें मदद ले रहे होंगे, उसको मिल रही होगी, और लोग जो अब ये तैयार करने लगे हैं तो उन्हें भी उसको आइडिया। हाँ नहीं, अब जैसे क्या है, जो इंसान पहले बहुत कम समय पे जिसको हम 1000 रुपए का ही काम महीने में दे पाते थे, आज मुझे अच्छा लग रहा है वो 6000 रुपए महीने लेके जा रहा है, तो उसकी अपनी आय में, उस महिला की जो खाली समय में ये काम कर रही है, अगर 5000 रुपए एक्स्ट्रा उसके पॉकेट मनी के रूप में जुड़ रहे हैं तो ये मैं अपना बहुत बड़ा एक वो मानता हूँ। तब जबकि 2000 रुपए के अनुदान और सालाना 3000 रुपए के अनुदान के लिए बड़े बड़े बैनर लगते हैं, हाँ जी, हाँ तो उस बीच में अगर छोटा सा मॉडल इतना क्लिक किया है तो मैं उसको एक उपलब्धि मानता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से और भी प्लान है, जैसे मेरा एक प्लान है कि हम लोग पर्यटन की दृष्टि से जो कुछ भी लोकल अवेलेबल है उसको हाईलाइट करें ताकि उस जगह पर लोग वो देखने आए। जैसे अभी मेरा प्लान है कि मैं एक मसूरी या इसके आसपास एक हेरिटेज रोड बनाऊं, अच्छा, ताकि लोग परंपराओं की एक वॉक करें। जो यहाँ पे था, जो यहाँ था ना, या हम हो सकता है उत्तराखंड को दिखाएं, एक पूरी सड़क सिर्फ उत्तराखंड दिखाएगी। अच्छा, अभी जैसे हमारे दिमाग में एक ठीक है कि हम वहाँ से फेस्टिवल देख करके आए, तो हमें लगा कि हम लोकल फेस्टिवल क्यों नहीं बनाते हैं, हम हर चीज को मॉल रोड पे ही क्यों करेंगे। जैसे मेघालय में था तो वहां पर जापान में होने वाला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो वर्ल्ड फेमस है, 5-6 सालों में मेघालय के शिलांग में उन्होंने फेमस कर लिया। तो हम क्यों नहीं बुराज सेंट्रिक कोई फेस्टिवल कर पाते हैं जिसकी वजह से उस पीरियड में, जबकि यहाँ का लीन टाइम होता है, कोई रोजगार नहीं होता, उस समय हम पर्यटक को खींच पाए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो टाइम होता है वहां से तो लोग, हाँ, तो उस समय पर हमें कुछ नए वो खोजने होंगे। और ये कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि 25 साल में मैंने बहुत करीब से इस प्रदेश की पल्स को देखा है जी। तो ऐसे बहुत से आइडियाज जो हैं वो अपने अंदर स्टोर्ड हैं कि अगर उनको कोई सुनने वाला मिले, उनमें इन्वेस्ट करने वाला मिले, वो पैसा जो सिर्फ तंबू कनाट सामान्यों में लग रहा है सिर्फ वही लगा दिया जाए, तो भी बहुत से गाँव की ऐसी पॉकेट्स बन सकती हैं, पर्यटन की दृष्टि से बड़ी हो सकती हैं, जो कि कल को अपने आप में पूरा का पूरा एक मॉडल होगा पर्यटन का। तो ऐसे हैं बहुत सी चीजें, कभी कोई डिस्कशन हो तो उसमें कोई चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लास्ट में वो कर दूं कि 21 साल हम लोगों ने फ्री आसपास के उन बच्चियों को पढ़ाया है जिनको एजुकेशन डिनाई करी गई थी या एजुकेशन सब स्टैंडर्ड मिल रही थी, सिर्फ लड़कियों को। हमारी वाइफ ने 1999 में शुरू किया था और बिना किसी बाहरी हेल्प के 550 के करीब बच्चियां उसमें हम लोगों ने पढ़ाई, और जो बड़ी होकर के अब या तो काम धाम में लग गई या वो नौकरियों में चली गई। निस्वार्थ भाव से आप लोग ये मतलब हम कोई ट्रस्ट नहीं, कोई एनजीओ नहीं है। हाँ जी, हाँ, एनजीओ बहुत, क्योंकि अक्सर तो ये सब देखते हैं कि कर किसी उद्देश्य से रहे होते हैं लेकिन वो कुछ, हाँ, और ये जब भी कोई हमको इस चीज से इंस्पायर होकर के कभी भी फंड देने आया है, उससे मैंने हाथ जोड़ दिए, मुझे फंड नहीं चाहिए और मैं ये करूंगा तब तक जब तक मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ। तब भी अगर किसी ने चाहा, उसको पैसा देना चाहता है, तो मैंने उनको उन परिवारों से डायरेक्ट जुड़ने को कह दिया जो परिवार वाकई नीडी थे। तो ये एक पक्ष है जो साथ में बिल्कुल, हाँ, ये मैं भी इसीलिए एक आपसे इतना अपना होता है क्योंकि वो चीज़ें मैं भी जानता हूँ कि आप जो कुछ भी इन बहुमूल्य धरोहरों को संजोने वाली बात हो या फिर जो आपने बताया कि शिक्षा वाली बात है, निस्वार्थ भाव से अगर कुछ लोग हैं जो अभी भी इन चीज़ों को कर रहे हैं और उनको मेन स्ट्रीम होना भी जरूरी है, उनके उद्देश्य को भी मेन स्ट्रीम होना बहुत जरूरी है। बस ये अभी तक की जर्नी ये है, और इतने कंट्रीब्यूशन से अगर मेरा मूल का प्रमाण पत्र की सारी लाइनें पूरी होती हूँ तो क्या बात है। नहीं, आप बिल्कुल, आप बेशक एक पार्ट जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को टोपी पहना दी है, पहाड़ी टोपी पहना, आप मैं कंप्लीट कर दूंगा इनमें कि हम लोग फिर कहते हैं मैं सिर्फ शीशों से भेंट करता हूँ, मैं टोपी पहनाने की चलिए, वो तो खैर एक बातचीत का जुमला है, खैर वो तो। हमारी आपको शुभकामनाएं, आपके ध्येय सफल हों और आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिले, और भी लोग आपसे जुड़ें और सोहम हिमालयन सेंटर की वास्तविक से जुड़ें और देखें कि वास्तव में समीर शुक्ला जी अकेले ही निस्वार्थ भाव से पहाड़ों के लिए या फिर उत्तराखंड की, मैं तो हिमालय कहूँगा, हिमालय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिल्कुल, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग
और भविष्य में भी हम समीर शुक्ला जी से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहाड़ी टोपी एक एस्पेक्ट है, लेकिन आप वैसे भी बहुत रिसोर्सफुल हैं। और हम राजनीति पे भी, आपका राजनीति भी बहुत अच्छा दृष्टिकोण है जो लोग जानते हैं। सामाजिक विषयों पे भी हम बात करते रहेंगे। आज अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।